नमः सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी संस्कृत व्याकरण की कक्षा में संज्ञा प्रकरण को पुनः आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने अनुनासिक संज्ञा यानी मुख्य नासिको वचनोनुनासिक है सूत्र तक के अध्ययन कर लिया था। अनुनासिक संज्ञा तक अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम सवर्ण संज्ञा एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानने वाले हैं कि सवर्ण संज्ञा क्या होती है, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है एवं संस्कृत व्याकरण के जो वर्ण है, संस्कृत भाषा के जो वर्ण है, उनका उच्चारण किस किस वर्ण का किस किस उच्चारण स्थान से होता है। इन्हीं सब बातों को आज हम इस कक्षा के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। किस वर्ण का कौन सा वर्ण सवर्णी है या किन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, इसी का ज्ञान कराने के लिए पाणिनि द्वारा सूत्र बनाया गया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तालवादिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञा स्यात्। अर्थात कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के समान होते हैं उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात उच्चारण स्थान, किसी भी वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, किन्हीं भी वर्णों का वो उच्चारण स्थान एवं उनके आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के आपस में समान होते हैं, जिस वर्ण के, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ये यहाँ पर कहने का भाव है। और सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण। अब प्रश्न उठता है कि उच्चारण स्थान क्या है, ये आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। तो एक सामान्य जानकारी के लिए बताऊं कि आज के इस वीडियो में हम आगे उच्चारण स्थानों को तो समझने वाले हैं। प्रयत्नों की बात करें तो प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ये दोनों विस्तार से जो है आगे की कक्षा में आपके साथ में इनके संबंध में जानकारी साझा की जाएगी, परंतु आज हम उच्चारण स्थानों को देखते हैं कि उच्चारण स्थान है क्या। ये क्या चीज है उच्चारण स्थान या आभ्यंतर प्रयत्न? जो दोनों जिन जिन वर्णों के समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान से तात्पर्य है कि हमारे मुख विवर में एवं नासिका में ये जो हमारे उच्चारण स्थान है, जिनसे वर्णों का उच्चारण स्थान या जिनसे वर्णों का उच्चारण होता है। अब किस वर्ण का किस उच्चारण स्थान से उच्चारण होता है और जिस वर्ण का जिस उच्चारण स्थान से उच्चारण किया जाता है, अर्थात जिस उच्चारण स्थान की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होता है, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। हमारे जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या के विषय में पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकाष्ठौ च तालु च। अर्थात हमारे जो वर्णों के उच्चारण स्थान है वो 8 हैं। इनमें उरः, कंठ, शिरः, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 हमारे उच्चारण स्थान है। पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने बताया है कि हमारे मुख विवर में नासिका सहित ये 8 उच्चारण स्थान है। अब किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है यह हम समझते हैं, और जिस वर्ण का उच्चारण जिस स्थान से होता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। परीक्षाओं में जो है संस्कृत की जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें पाठ्यक्रम में उच्चारण स्थान सम्मिलित है, उनमें उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण विषय है और सरल भी है।
सीधे से तात्पर्य यहाँ पे जो 11 पंक्तियां हैं, अभी हम आगे एक एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे। यदि हम इन पंक्तियों का जो है स्मरण कर लेंगे, इन्हें याद कर लेंगे, तो हम किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बड़ी आसानी से बता सकते हैं और किसी भी प्रश्न को जो कि उच्चारण स्थानों से संबंधित है बड़ी आसानी से उसका हल कर सकते हैं, उसका सही उत्तर बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ उच्चारण स्थान कितने हैं? तो उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। पाणिनीय शिक्षा के अंदर बताई गई है ये 8 उच्चारण स्थान। उरह, कंठ, सिरह, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान है। अब किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ है, अर्थात अ कवर्ग, कवर्ग का तात्पर्य है क, ख, ग, घ, ङ, ये पांचों वर्ण, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो कवर्ग के ये पांचों वर्ण अ, उसके बाद में है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। कवर, कवर का मतलब क, ख, ग, घ, ङ है एवं विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। यहाँ अ हो गया, ऐसे तात्पर्य यहाँ आबी है, अ भी आबी दोनों प्रकार के, ह्रस्व है दीर्घ है। हम संस्कृत व्याकरण में हम कह भी चुके कि अ का केवल अ जब हम उच्चारित करेंगे, केवल अ ऐसा जब उच्चारित किया जाएगा तो उसका मतलब 18 प्रकार के अ हमारे होंगे। तो अ, आ, कवर्ग, है एवं विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरी पंक्ति है इचु यशानाम तालु, ई चवर्ग, चवर्ग में फिर चवर्ग के पांचों वर्ण आ गए, च, छ, ज, झ, य, तो ई, चवर्ग, य एवं श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ये वर्ण तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जब जिह्वा तालु को स्पर्श करती है तभी इनका उच्चारण संभव होता है, तभी इनका उच्चारण होता है। अतः ये सब वर्ण तालव्य कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। वर्ण कौन कौन से हैं? ई, इसी तात्पर्य है छोटी एवं बड़ी दोनों प्रकार की, ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों प्रकार की, केवल ई कहने से 18 प्रकार की जो हमने भेद किए थे वो सब प्रकार की इस पे ग्रहण कर ली जाएगी। ई, चवर्ग, च, छ, ज, झ, य एवं श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। आगे बढ़ते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पांचों अक्षर आगे ट वर्ग के, र एवं श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं, अतः मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से मूर्धन्य वर्ण? री, टवर्ग, टवर्ग के पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण, र एवं स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, अतः ये मूर्धन्य वर्ण है। आगे देखते हैं। लृतुलशानाम दंतः, लृ, तवर्ग, लृ और तवर्ग के पांचों वर्ण त, थ, द, ध, न, लृ, ल एवं स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर के जो दांत है उनको स्पर्श करती है, अतः ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। जब तक जिह्वा दांत को स्पर्श नहीं करेगी तब तक इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा, असंभव रहेगा इनका उच्चारण करना, अतः इनका उच्चारण स्थान दंत है, ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? लृ, त, थ, द, ध, न, ल एवं श। अब तवर्ग को याद रखेंगे, तवर्ग में पांचों अक्षर आ जाएंगे, इसलिए बार बार त, थ, द, ध, न बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लृ, तवर्ग, ल एवं श, इनका उच्चारण स्थान दंत है, ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक बात कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के ये वर्ण हो गया, जैसे श, श और श, ये 3 प्रकार के श है। इनका उच्चारण स्थान के आधार पर ही नामकरण किया गया है, भेद किया गया है। यह श है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। जब जिह्वा को तालु से स्पर्श करके हम ध्वनि निकालेंगे श, तो वह ध्वनि होगी इस प्रकार का श, जिसे हम तालव्य शकार कहते हैं, तालव्य शकार। जब हम मूर्धा से श का उच्चारण करेंगे तो वो कहलाएगा मूर्धन्य शकार, जो कि ऐसा होता है, इसको मूर्धन्य शकार बोलते हैं।
क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तीसरा है स, जब जिह्वा ऊपर के दंत को स्पर्श करती हुई स उच्चारण करेगी तो वह कहलाएगा दंत्य सकार। दंत्य सकार 3 प्रकार के स हो गए, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। अब किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कौन सा वर्ण कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों सकारों में भ्रम की स्थिति रहती है कि कौन सा दंत्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है। तो इनका जो ये नामकरण किया गया है इनके उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। ये तालव्य सकार क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, ये मूर्धन्य सकार क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होता है, और ये दंत्य सकार क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है। आगे बढ़ते हैं। उपपद्मानीयानामोष्ठौ, उ पवर्ग, पवर्ग का मतलब प फ ब भ म पवर्ग, एवं उपध्मानीय इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उ से तात्पर्य हमारे ऋस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के उ आ गए। पवर्ग में प फ ब भ म 5 वर्ण आ गए। एवं उपध्मानीय, उपध्मानीय से तात्पर्य है जैसे हम किसी भी वर्ण के पीछे विसर्ग लगाते हैं, इस प्रकार की 2 मात्राएं लगाते हैं, विसर्ग कहलाती हैं। लेकिन जब ये विसर्ग आधा हो जाता है, इस प्रकार ये आधा विसर्ग होता है। इस आधे विसर्ग के बाद में यदि प वर्ण आ जाए या आधे विसर्ग के बाद में फ वर्ण आ जाए तो वह क्या कहलाते हैं, ये दोनों उपध्मानीय कहलाते हैं, इनको उपध्मानीय कहते हैं। तो इन उपध्मानीय वर्णों उ का, प फ ब भ म इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जब तक ओष्ठ की अपने अधरों की प्रतिक्रिया नहीं होगी या विशेष आकृति नहीं होगी तब तक इनका उच्चारण संभव नहीं हो सकता। तो प फ ब भ म उ और जो उपध्मानीय वर्ण है जो आपके सामने दिख रहे हैं, आधे विसर्ग के बाद में प या आधे विसर्ग के बाद में फ, ये जो है उपध्मानीय वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये अधरोष्ण ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। यमगणनानाम नासिका च, आगे कह रहे हैं न, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। न, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। अब यहाँ कहा गया कि नासिका भी है, अर्थात नासिका के अतिरिक्त भी कुछ होता होगा, इसलिए नासिका भी है ऐसा कहा गया। तो उसका जो है संदेह का निवारण यह है कि इन वर्णों का इनके वर्गों के जो उच्चारण स्थान है वहां तो वो तो उच्चारण स्थान है ही, साथ में नासिका भी है। जैसे मैं वर्ण है, मैं वर्ण पवर्ग में आता है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान है प फ ब भ म, ओष्ठ है, तो मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ तो है ही है, ओष्ठ के साथ साथ नासिका भी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे शायद गलत भी आप कर सकते हैं। पूछा जाए कि मैं का उच्चारण स्थान क्या है और पहला ऑप्शन ही ओष्ठ दे दिया जाए तो अधिकांश बच्चे उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यद्यपि उसे याद है फिर भी इतनी लाइन को पढ़ के ओष्ठ को जो है सही आंसर मान लेगा। जबकि आगे के ऑप्शन में यदि लिखा हो कि ओष्ठ और नासिका तो सही आंसर क्या होगा, ओष्ठ और नासिका, क्योंकि य म ग न इनका उच्चारण नासिका भी है। ये अपने वर्गों के साथ तो उच्चारण स्थान इनका है ही है, इनके अतिरिक्त इनका नासिका भी है। जैसे यह है, यह वर्ण है, तो यह वर्ण आता है चवर्ग में। चवर्ग में इचु यशानाम तालु, अर्थात इसका तालु तो उच्चारण स्थान है ही है, तालु के अतिरिक्त इसका नासिका भी है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु और नासिका दोनों इसके उच्चारण स्थान हो गए। ऐसे ही न है, तो न किस वर्ग में आता है, तवर्ग में। तवर्ग का स्थान उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु लशानाम दंता, दंत है, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। तो तवर्ग में न आता है तो न का उच्चारण स्थान दंत तो हो ही गया, लेकिन दंत के अलावा नासिका भी है, इसलिए न का उच्चारण स्थान क्या हुआ, दंत प्लस नासिका। ये दोनों इसके किसके उच्चारण है, स्थान है नासिका। ये दोनों न के उच्चारण स्थान हो गए, दंत और नासिका मिलके दोनों। कहने की बात यह है कि जो वर्गों के अंतिम अक्षर है ये अनुनासिक वर्ण है, और अनुनासिक वर्ण जो है हमने पढ़ा था वो क्या होते हैं, जो मुख सहित नासिका से उच्चारित होते हैं। तो मुख के अंदर तो इनका वर्गों के साथ जो इनका उच्चारण स्थान है वो होता है, उसके अलावा एक नासिका अतिरिक्त जो है इसके साथ जुड़ जाती है उच्चारण के साथ में, तो उनका उच्चारण स्थान बन जाता है। इसे ग है, ग का उच्चारण स्थान ये ग कवर्ग में आता है,
ङ जो है कवर्ग में आता है, क ख ग घ, तो ङ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ के साथ ये क्या है? नासिका। इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ, नासिका। आगे बढ़ते हैं। एदैतुः कंठ तालु। ए एवं ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। ओ दौतुः कंठोष्टम। ओ और एवं औ, ओ एवं औ इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्टम। वह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। ये दांत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारित किया जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जो जिह्वामूल्य वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। अब ये जिह्वामूल्य वर्ण क्या होता है? पुनः एक बार देखते हैं। हमने बताया था कि आधा विसर्ग की मात्रा जिसकी इस प्रकार लगती है, जब आधे विसर्ग के बाद में क वर्ण आ जाए या फिर आधे विसर्ग के बाद में ख वर्ण आ जाए तो इन वर्णों को बोलते हैं जिह्वामूलीय। इनको क्या कहा जाता है? जिह्वामूलीय। इन जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा का मूल भाग, जिह्वामूल इनका उच्चारण स्थान होता है। जब आधे विसर्ग के बाद में क और ख आते हैं तो उनको जिह्वामूलीय वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वामूल होता है। आगे देखते हैं। नासिकानुस्वारस्य, और जो अंतिम अनुस्वार है, अनुस्वार जो मात्रा लगती है इस प्रकार की वर्ण के ऊपर, उसका उच्चारण स्थान भी क्या है? नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ये सारे हमारे छोटे छोटे 11 वाक्य हैं, पंक्तियां हैं। यदि हम इनको याद कर लेंगे, अपूर्व विसर्जनीया नाम कंठ, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपद्मानिया नाम ओष्टौ, यमगणनानाम नासिका च, ए दैतुः कंठतालु, ओ दौतुः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। तो हम सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बड़ी आसानी से बता सकते हैं, और आसानी से किसी भी प्रश्न का हल कर सकते हैं। इन्हीं को यदि हम एक टेबल के माध्यम से देखें तो पुनः वही है कि कंठ उच्चारण स्थान है। इनसे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह एवं विसर्ग। ये सब कंठ से उच्चारित होते, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ है। तालु जो उच्चारण स्थान है, यहाँ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? ई, च, छ, ज, झ, य, य और श। ये सब तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले शब्द वर्णों में री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष, ये सब मूर्धन्य वर्ण है। ये सब मूर्धा से उच्चारित होते हैं। दंत उच्चारण स्थान जो है हमारा, उससे उच्चारित होने वाले वर्णों में देखें तो ली, त, थ, द, ध, न, ल और श, ये सब दंत्य वर्ण है। ये दंत इनका उच्चारण स्थान है। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों में उ, प, फ, ब, भ, म और उपध्मानी। उपध्मानी के लिए मैंने कहा था कि आधा विसर्ग, उसके बाद में या तो प हो या फिर आधे विसर्ग के बाद में फ हो, ये वर्ण उपध्मानीय होते हैं। इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ होता है। नासिका, नासिका से य, म, ङ, ण, न, ये सब नासिका से उच्चारित होते हैं, और अनुस्वार भी य, म, ग, ण, न। इनकी विशेष बात क्या है कि इनका उच्चारण नासिका भी होता है, और जो य है तो य का उच्चारण स्थान तालु भी है, तथा य का उच्चारण स्थान तालु और नासिका ये दोनों है। ध्यान रखने वाली बात है। इनमें से यदि प्रश्न पूछा जाए कि ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो न तो केवल नासिका है और न केवल मूर्धा है। अब तो ण का स्थान मूर्धा और नासिका दोनों है। मूर्धा नासिका जहाँ दोनों लिखा होगा वही प्रश्न का उत्तर होगा। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका है। कंठ तालु, ए और ऐ इनके उच्चारण स्थान कंठ तालु होते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है। और जिह्वामूलीय, जब जिह्वामूलीय वर्ण कौन सा है? आधे विसर्ग के बाद में क, अथवा आधे विसर्ग के बाद में
ख, ये जो वर्ण है वो जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल होता है। ये हमारे सभी वर्णों के उच्चारण स्थान से क्रम से हमने देखे। अब जो है परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों पे दृष्टिपात करते हैं कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न है, यह वर्णस्य उच्चारण स्थानं विद्यते। यह वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो हमने पढ़ा था इचु, यशानाम, तालु, ई, चवर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। यदि हमें पंक्तियां याद है तो हम बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तालु होता है। लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, हमने ये भी पीछे पंक्ति पढ़ी थी, ऋतु लशानाम दंता। तो लृ का क्या हो गया? दंत हो गया। ओ स्वरस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। तो ओ का जो हमने अभी पढ़ा था, ओ दौतो कंठोष्ठम, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओ का, ओ स्वर का कंठ और ओष्ठ दोनों। है का उच्चारण स्थान क्या है? है वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते, हमने पढ़ा था अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। कवर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ए स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, हमने पढ़ा था ए दई तहु कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान इनमें से? तो बोले कहते ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टवर्ग और र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो यहाँ पे र का क्या उच्चारण स्थान है? मूर्धा। आगे देखते हैं, व व्यंजन से उच्चारण स्थानम अस्ति। व का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो हमने देखा था वकारस्य दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ व का उच्चारण स्थान होता है। तवर्ग से उच्चारण स्तम, तवर्ग का, तो लृतु लशानाम दंता। लृ, तवर्ग, ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अस्वर से उच्चारण स्थानम अस्ति। ए का उच्चारण स्थान होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? तो हमने पढ़ा था ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ये स का हो गया, ये मूर्धन्य सकार कहलाता, हमने चर्चा भी की थी। और इधर है ऊ स्वर से उच्चारण स्थानम भवति, तो हमने पढ़ा था उपपद्मानियानाम ओष्ठौ। ऊ पवर्ग और उपद्मानीय का उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। री स्वर से उच्चारण स्थानम भवति, तो हमने पढ़ा था ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा उच्चारण स्थान हो गया। और चवर्ग से उच्चारणम अस्ति, तो चवर्ग के लिए कहा गया था इचु, यशानाम, तालु, ई, चवर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसी प्रकार के बड़े सरल से प्रश्न होते हैं। यदि हमें वो 11 वो हमारी पंक्तियां यदि याद है तो बड़ी सरलता से हम कर पाएंगे। हम टेबल पे रख के इनको जो है एक सारणी बना के इतना आसानी से याद नहीं कर सकते जितना वो 11 पंक्तियों को याद कर लेंगे समझ करके, तो बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों का हल कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा उच्चारण स्थानों से संबंधित जो है। तो ये हमारे उच्चारण स्थान और किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस उच्चारण स्थान से होता है उसके बारे में हमने जाना। आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वे किस प्रकार से बांटे गए हैं, किन किन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न और किन वर्णों के बाह्य प्रयत्न क्या क्या है, वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।